तो 12वीं शताब्दी का समय है। रोमानिया की पहाड़ियों के बीच एक पुराना किला मौजूद है और उसकी गहरी दीवारों के अंदर एक भयानक रिचुअल चल रहा है। मोमबत्तियों की पीली रोशनी में एक पादरी काले कपड़ों में मंत्र पढ़ रहा है। उसके पैरों तले जमीन पर उकेरा गया है एक रहस्यमयी डरावना सिंबल, 2 मूंगे सांप का निशान, और उसके हाथ में है एक मोटी चमड़े की किताब, द लेसर की ऑफ सोल मैन, जिसमें 72 डीमंस यानी शैतानों के बारे में लिखा हुआ है। और उसी किताब के एक पन्ने पर एक नाम खासा चमक रहा है, विलाक ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक शैतानी आत्माओं का राजा। यहां वो पादरी उस दानव को इंसानी दुनिया में बुलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि माना जाता है कि जो उसे इंसानी दुनिया में बुलाकर काबू कर पाएगा, विलाक उसे बेशुमार सोना देगा। मगर यहां पर एक ट्विस्ट है। विलाक को काबू करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब यह इंसानी दुनिया में आता है तो अपने आसपास मौजूद हर इंसान की आत्मा को इतना डरा देता है कि इंसान उस डर और शैतान के सामने से बचने के लिए खुद अपनी रूह उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ, वही काले कपड़े पहने हुए नन का रूप लेकर इंसानों की रूह तक को डरा देने वाला शैतान है विलाक। और 12 सदी के बाद इंसानी दुनिया में आने पर इसने समय समय पर कई लोगों और परिवारों को अपना शिकार बनाया है, वह भी इतने भयंकर तरीके से कि आज भी इंसानी इतिहास में कई रियल इंसिडेंट्स मौजूद हैं जहां इसने लोगों पर कब्जा किया, डराया और कईयों की तो जान भी ले ली। जिसमें एक फेमस केस है साल 1980 का एक कनेडियन किसान मॉरिस थेरियट, जिसमें शैतान ने उस किसान और उसकी बीवी को बेरहमी से मार डाला था। विलाक की इन घटनाओं को सबसे भयानक और डरावनी डॉक्यूमेंटेड भूतियां घटनाओं में गिना जाता है, जिनमें से कुछ पर तो फेमस कंजूरिंग मूवीज भी बनी हैं। और आज हम उन्हीं केसेस की कुछ ऐसी भयानक रूह कपा देने वाली डरावनी सच्चाइयों के बारे में जानेंगे जिनका जिक्र कंजूरिंग मूवी में भी नहीं किया गया है। 12वीं सदी पत्थरों से बना एक पुराना किला, एबे ऑफ सैंड कार्टा, जहां एक रोमानियन पादरी अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर किले के नीचे बनी गहरी सुरंगों में उतर रहा था। दीवारों से टपकता पानी, सांपों की सरसराहट और दीवारों पर बने अजीब चिन्ह जिनमें सांप अपनी ही पूंछ को निगल रहा था, सब कुछ किसी और ही दुनिया का एहसास करा रहा था। जब पादरी गुफा के आखिरी छोर पर पहुंचता है तो दुख और जुनून के साथ अपने हाथ में मौजूद किताब को खोलता है। उसके पन्नों पर लिखे शब्दों में एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है और वह नाम था वलाक। इस किताब में वलाक को एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाया गया है, जिसके पास सफेद एंजल जैसे पंख है, लेकिन उसके नीचे बैठा है 1-2 सिर वाला ड्रैगन। यही ड्रैगन उसे पावर देता है, लेकिन यही रूप उसे डरावना भी बनाता है। उसके टाइटल्स लिखे गए हैं, डू डिफाइलर, डो प्रोफेन, दोज मार्कोस ऑफ स्नेक्स, जहां लिखा था कि अगर कोई इस डीमन को बुला ले तो यह छुपे हुए खजाने बता सकता है और सांपों को अपने कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग भी थी, फलाक कभी भी सीधे आदेश मानने वाला नहीं है, वो एक चालाक और चालबाजी करने वाला डीमन है। जैसे ही पादरी इन वर्ड्स को पढ़ता है और मंत्र बोलना शुरू करता है, मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं, हवा भारी होने लगती है, अचानक जमीन हिलती है और उस गोले के बीच एक दरार खुल जाती है। दरार से धुआं और आग की लपटें निकलती है। धीरे धीरे एक बड़ी सी परछाई उभरने लगती है, सिर झुका हुआ, आंखें पीली चमकती हुई। यह है वलाक, वो डीमन जिसके नाम तक को लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, और अब वो इंसानी दुनिया में कदम रखने वाला था। लेकिन तभी दूर से एक चर्च वॉरियर अपनी सेना के साथ किले पर हमला कर देता है। उनके हाथों में क्रॉसेस और तलवारें थीं और एक सैक्रेड रेलिक क्राइस्ट के खून से भरी एक शीशी। अब जैसे ही वह होली ब्लड उस दरार पर डाला जाता है, पोर्टल बंद होने लगता है। वलाक गुस्से में चीखता है, पूरा किला कांप उठता है, लेकिन धीरे धीरे वह परछाई वापस अंधेरे में धकेल दी जाती है और दरार पत्थरों से बंद हो जाती है। एबे ऑफ सैंड कार्टा वही किला जिसे बाद में चर्च के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। उसे एक मोनेस्ट्री में बदल दिया गया। वहां दिन रात डजन्स ऑफ नन्स मिलकर प्रार्थना करने लगी। 24 घंटे बिना रुके
सिर्फ एक वजह से, ताकि वलाक कभी फिर से इस इंसानी दुनिया में ना लौट सके। सदियों तक सब कुछ शांत रहा। दुनिया भूल चुकी थी कि यहां कभी किसी ने वलाक को बुलाया था। लेकिन फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। साल था 1944, जब रोमानिया पर भारी बमबारी हुई। उसी दौरान एक बड़ा बॉम्ब सीधा एबे ऑफ सैंड कार्टा पर जा गिरा। पत्थरों की दीवारें हिलने लगीं कि जमीन में बनी पुरानी दरार फिर से खुलने लगी। चर्च की पत्थरों की शक्ति अब टूट रही थी। राख और धुएं के बीच वही पीली आंखें फिर चमक उठी। कई लोगों ने उस रात एबे ऑफ सेंट कार्टा के ऊपर काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार देखा, जैसे सदियों से बंद एक रूह आजाद होने के लिए तड़प रही हो। और यहीं से वलाक की असली कहानी शुरू होती है। सदियों तक रोका गया ये दरवाजा अब खुल चुका था और वलाक इंसानों की दुनिया में लौट आया था। तो साल 1952 की सर्द सुबह, जब पहली बार नन्स ने महसूस किया कि उनकी प्रार्थनाएं अब इस जगह को सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं, उसके बाद वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी और फिर अचानक एक के बाद एक नन्स की मौत होने लगी। लेकिन मौत सीधी नहीं आई। हर मौत के पीछे एक धोखा था। किसी को लगा कोई बच्चा मदद मांग रहा है, किसी ने परछाई में एबेस का चेहरा देखा, तो कई कैंडल की रोशनी में अपने ही डर का सामना करता रहा। असल में वो वेलाक था जो अपनी सबसे बड़ी शक्ति इस्तेमाल कर रहा था, शेप शिफ्टिंग का। देखो, किताबों में लिखा गया था कि वो एंजेलिक बॉय है जो 2 सर वाले ड्रैगन पर सवार है, लेकिन अब उसने इंसानों की असली कमजोरी ढूंढ निकाली थी, और वो कमजोरी थी फेथ। वलाक ने वही रूप चुना जिससे सबसे बड़ा अपमान हो। उसने एक नन का रूप धारण कर लिया। काले वस्त्रों में पीली आंखों से चमकता चेहरा वो हर गलियारे में घूमने लगा। सोचो, अगर एक चर्च की दीवारों के अंदर खुद भगवान के सेवक की शक्ल में डीमन आ जाए तो कौन पहचान पाएगा। उसी क्योस में एबे से जुड़ा एक इंसान था, मॉरिस थेरियल्ड, जिसे सब फ्रेंच ही कहते थे। वही मॉरिस बाद में वेलाक का सबसे बड़ा शिकार बना। अब देखो, मॉरिस कनाडा का एक आम किसान था। उसका बचपन अत्याचार और हिंसा से भरा हुआ था। लेकिन जब वलाक ने उसे अपने कब्जे में लेना शुरू किया तो उसकी डरावनी कहानियों ने आसपास के गांव में दहशत फैला दी। साल 1980 तक आते आते मॉरिस पर डिमोनिक पोजीशन के इतने सबूत मिल गए कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और आखिरकार एड और लॉरेन वॉरेन को भी उसका एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा। लेकिन वैक ने मॉरिस पर इतना बुरा कब्जा कर लिया था कि वो किसी के काबू में नहीं आता था। उसके शरीर पर अचानक जलने कटने के निशान बन जाते थे। वो अजीब डरावनी आवाजों में बात करता था, अपने आसपास के लोगों पर अचानक हमला कर देता था, और एक दिन तो उसने अपनी ही पत्नी की जान तक ले ली। अब दुनिया भर के पादरियों ने मॉरिस को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो वलाक शैतान के जरिए ही मार दिया गया। यह डॉक्यूमेंटेड केस आज भी वॉरेन आर्काइव्स में मौजूद है। कजूरिंग मूवी में भी मॉरिस की कहानी को डरावने तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में मॉरिस वही सामान्य किसान है जिसने सिस्टर आयरीन को बचाने के लिए वलाक का सामना किया था, और फिर वलाक ने उस पर कब्जा कर लिया था। यहीं से शुरू होता है वलाक का साइकिल पोजीशन का खेल, जिसके बाद हमें वलाक से जुड़े रियल भूतिया केसेस दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। साल 1977 लंदन का एक गरीब इलाका एनफील्ड, 284 ग्रीन स्ट्रीट पर खड़ा एक छोटा सा घर, टूटी छत दीवारों पर सीलन और अंदर रह रही थी। पेगी हॉक्सन, एक अकेली मां, अपने 4 बच्चों के साथ उस गर्मी की रात सब कुछ आम लग रहा था। लेकिन अचानक बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगे, बिस्तर जोर से झटके खाने लगे और दीवारों से एक भूरे आदमी की भारी आवाज आई, "यह मेरा घर है।" यह शुरुआत थी एनफील्ड पोर्टगाइज्ड केस की, जो साल 1977 से साल 1979 तक दुनिया भर का ध्यान खींच चुका था, और इसमें भी वेलाक शैतान का ही हाथ था। उसका सबसे बड़ा निशान बनी 11 साल की जेनेट हॉक्सन। रात को अचानक उसका बिस्तर दीवार से चिपक जाता था। कभी वह अपने आप कमरे से गायब होकर हॉल में मिलती थी, और कभी उसकी आवाज बदलकर किसी बूढ़े आदमी जैसी हो जाती थी। पड़ोसी और पुलिस दोनों ने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। फाइनली जब साल 1970 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने उन्हें बचाने का फैसला किया,
उनमें सबसे मशहूर थे मॉरिस ग्रोस और गाय लायन प्लेफेयर सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के मेंबर्स। उन्होंने सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग्स और फोटोग्राफ्स जमा की। कैमरास पर जेनेट को हवा में उड़ते हुए कैप्चर किया गया। टेप रिकॉर्डर्स पर उसकी आवाज अचानक बदलकर एक खुरदुरी डरावनी आवाज में बन जाती थी। मेरा नाम बिल विल्किंस है। बाद में पता चला कि बिल विल्किंस असल में इस घर का पुराना मालिक था, जिनकी मौत इसी घर में आर्म चेयर पर हुई थी। और आपको यह रियल रिकॉर्डिंग्स आज भी इंटरनेट पर मिल जाएंगी, जिसमें कुछ में वो लड़की उड़ रही है और कुछ में डरावनी शैतानी आवाजों में बात कर रही है। लेकिन असली डर यही नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया कि बिल की आत्मा अपने आप में जेनेट को कंट्रोल करने के लायक नहीं थी, यानी कोई और ताकत उसे इस्तेमाल कर रही थी। जेनेट की आंखें कई बार पीली चमक उठती थीं। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उसके मिरर्स के रिफ्लेक्शंस में एक डरावना नन जैसा साया भी दिखता था। इसी दौरान इंग्लैंड से आए फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन भी इस केस में जुड़े। वही वारिस जिनके कैरेक्टर को हम कंजूरिंग यूनिवर्स के मेन कैरेक्टर्स के रूप में देखते हैं। उन्होंने जेनेट का केस संभाला। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वारिस ने महसूस किया कि इस हिटिंग के पीछे सिर्फ एक रेस्टलेस घोस्ट नहीं है, कुछ और गहरा और खतरनाक चल रहा है। लॉरेन ने अपने विजन में उसी नन फिगर को देखा, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। और अब वॉरेन समझ गए थे कि यह वो वक्त है जब वलाक अपने होस्ट को मारने वाला होता है, यानी जेनेट की जान खतरे में थी। और एक दिन यह हुआ भी। जेनेट अचानक अपने घर की खिड़की खोलकर वहां खड़ी हो गई। वो हंसती हुई चीख रही थी और कूदने ही वाली थी कि तभी लॉरेन वॉरेन पहुंच गई। उसने देखा कि जेनेट के पास खड़ा है वलाक अपने सबसे डरावने नन के रूप में। वलाक किसी भी हाल में जेनेट को ले जाना चाहता था। उसने तुरंत लॉरेन पर हमला किया और उसे कमरे की दीवार से चिपका दिया। लेकिन लॉरेन वॉरेन पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने तुरंत कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए और वेलाक का नाम जोर से लिया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के केस में माना जाता है कि किसी आत्मा का असली नाम लेना उसके ऊपर शक्ति लाता है। जैसे ही लॉरेन की आवाज गूंजी, उसी वक्त वेलाक का नन रूप टूटने लगा। उसका चेहरा सड़ने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ गईं और घर के अंदर एक अंधेरी खाई खुल गई। जेनेट खिड़की से गिरते गिरते बच गई और डीमन चीखता तड़पता हुआ उस खाई में समा गया। इस तरह लॉरेन वॉरेन ने जेनेट और उसके परिवार को बचा लिया। अब धीरे धीरे वो फैमिली नॉर्मल लाइफ में वापस आई, लेकिन इस केस ने दुनिया को हिला दिया था। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स आज भी इसे सबसे क्रेडिबल हेटिंग्स में गिनते हैं, जो 30 अगस्त 1977 से शुरू होकर लगभग 2 साल तक चला। यह मामला आज भी अनएक्सप्लेन्ड है और वेलाक की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। इसी जेनेट के केस पर कंज्यूरिंग 2 मूवी भी बनी हुई है। वैसे इसके बाद भी कई और भूतिया केसेस दुनिया भर में दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी वलाक शैतान का नाम सामने नहीं आया। कुछ का कहना है कि उस दिन लॉरेन वॉरेन के मंत्रों से वलाक हमेशा के लिए नर्क में कैद हो गया, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वह आज भी इंसानी दुनिया में ही कहीं पर छुपा हुआ है, शायद किसी इंसान के अंदर छिपकर या किसी को अपना शिकार बनाने की तैयारी में। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में इन सब भूतिया केसेस के पीछे ब्लैक ही था, या फिर कोई और शैतानी आत्मा जिसके बारे में हम आज भी नहीं जानते? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अब अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर अपनी एक्सपीरियंसेस जरूर बताना। अगर वह मजेदार हुई तो मैं डेफिनेटली उसे भी एक वीडियो में कैप्चर करूंगा। अगर आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।